मुगल बादशाह जहांगीर। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद कला, प्रेम, खूबसूरत बाग और थोड़ी विलासिता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी साधी बिल्कुल नहीं है। जहांगीर की शख्सियत इतनी परतों और विरोधाभासों से भरी थी कि वो इतिहास के सबसे पेचीदा, सबसे उलझे हुए शासकों में से एक बन जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि जहांगीर असल में कौन थे? क्या वो एक शहंशाह थे, एक बहुत बड़े कलाकार थे, या फिर एक ऐसे प्रेमी जिनकी दास्तान आज भी सुनाई जाती है? उनकी असली पहचान क्या थी? चलिए आज की इस पड़ताल में इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं जहांगीर के दौर के सबसे बड़े कॉन्ट्राडिक्शन से, और वो हैं उनकी धार्मिक नीतियां। इतनी उलझी हुई और इतनी एक दूसरे से अलग कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा देखिए, एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ तो जहांगीर हिंदू त्योहारों में शामिल हो रहे हैं, मंदिरों को दान दे रहे हैं, और फिर पलक झपकते ही वही जहांगीर मंदिर तुड़वाने और दूसरे धर्मों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का हुक्म दे देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? यही तो उनके दौर की सबसे बड़ी पहेली है। और देखिए, जहांगीर की यह सहिष्णुता कोई दिखावा नहीं थी, इसके पक्के सबूत हैं। सोचिए, 1612 में वो पहले मुगल बादशाह बने जिन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इतना ही नहीं, वृंदावन के वैष्णव मंदिरों को दिल खोलकर दान दिया, और तो और अपने ही परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ईसाई मिशनरियों को सौंप दी। रविवार और गुरुवार को जानवरों को मारने पर भी रोक लगा दी थी। वेदांत में तो उनकी इतनी गहरी दिलचस्पी थी कि वो जद्रूप गोसाई जैसे हिंदू संतों से घंटों बातें किया करते थे। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए, जो उतना ही चौंकाने वाला है। जब कांगड़ा का किला जीता तो जश्न कैसे मनाया? गाय कटवाकर। अजमेर में वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकने का हुक्म दे दिया। पुर्तगालियों से जब लड़ाई हुई तो आगरा और लाहौर के सारे चर्च बंद करवा दिए। और तो और शेख अहमद सरहिंदी जैसे माने हुए इस्लामी विद्वान तक को गिरफ्तार करवा दिया। अब सवाल यह है कि एक ही इंसान के अंदर ये दो बिल्कुल अलग रूप कैसे हो सकते थे? चलिए अब सियासत से थोड़ा हटकर उनकी निजी जिंदगी में झांकते हैं, क्योंकि ये विरोधाभास वहां भी साफ नजर आता है, खासकर जब बात उनके जुनून की हो, यानी कला, प्रेम और न्याय। देखिए, जहांगीर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो कला के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, तुज़ुक-ए-जहांगीरी। पेंटिंग से तो उन्हें ऐसा इश्क था कि वो दावा करते थे कि कोई भी तस्वीर देखकर ये बता सकते हैं कि उसका कौन सा हिस्सा किस पेंटर ने बनाया है। कमाल है ना? और उन्हीं के ज़माने में पहली बार सिक्कों पर बादशाह की खुद की तस्वीर छपी। सूरदास जैसे महान कवि भी उन्हीं के दरबार की शान हुआ करते थे। उनके दौर में कला किस ऊंचाई पर पहुंची, इसका एक शानदार नमूना है पिएट्रा ड्यूरा तकनीक। आसान भाषा में कहें तो संगमरमर पर कीमती पत्थरों की बेहद बारीक और खूबसूरत कारीगरी। और इसका सबसे बड़ा और पहला इस्तेमाल कहाँ देखने को मिलता है? उनकी बेगम नूरजहां ने जो अपने पिता इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था, उसमें। और जब बात जहांगीर की होती है तो अनारकली की कहानी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, इतिहासकार इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन लाहौर में एक मकबरा है जिसे जहांगीर ने ही बनवाया था, और उस पर लिखी ये एक लाइन उनके दिल का हाल बयां कर देती है। अगर मैं अपनी महबूबा का चेहरा एक बार और देख पाता तो कयामत तक खुदा का शुक्रिया अदा करता। इससे उनके अंदर का वो आशिक मिजाज साफ झलकता है। और यहीं पर एक और गहरा विरोधाभास। एक तरफ जहांगीर खुद शराब की लत से बुरी तरह जूझ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वही जहांगीर 1617 में तंबाकू की खेती और उसके इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले पहले शासक भी बने। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी निजी कमजोरियों से भी लड़ रहा था और साथ ही साथ एक पूरे साम्राज्य के लिए कानून भी बना रहा था। अब बात करते हैं उस एक मोड़ की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो वक्त था जब पश्चिम से पहली दस्तक पड़ी, जब पहले अंग्रेज दूत जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए। ये सिलसिला शुरू हुआ 1608 में, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस दरबार में पहुंचे। फिर काफी जद्दोजहद के बाद 1613 में जाकर अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए सर थॉमस रो, जो 1616 में सीधे जहांगीर से मिले और उन्होंने व्यापार के वो अधिकार हासिल किए जो पहले किसी को नहीं मिले थे। सर थॉमस रो को जो वो शाही फरमान मिला था, वो उस वक्त शायद एक मामूली सा कागज का टुकड़ा लगा हो, लेकिन असल में
वही वो बुनियाद थी जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत खड़ी की। एक ऐसा फैसला जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जैसे जैसे जहांगीर की सेहत गिरती गई और शराब की लत बढ़ती गई, सत्ता की असली चाबी किसी और के हाथ में खिसकने लगी। तो सवाल ये उठता है कि जहांगीर के आखिरी सालों में हिंदुस्तान पर असल में हुकूमत कौन कर रहा था? उस दौर में सत्ता का केंद्र एक छोटा सा गुट बन गया था, जिसे इतिहासकार कहते हैं नूरजहां झुंटा। कौन कौन था इसमें? खुद नूरजहां, उनके पिता जो कि प्रधानमंत्री थे, उनकी मां, उनके भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम यानी भविष्य के शाहजहां। मतलब पूरा परिवार ही सरकार चला रहा था और साम्राज्य के हर छोटे बड़े फैसले पर इसी गुट का कंट्रोल था। और इस बात का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत खुद जहांगीर के अपने शब्द हैं। उन्होंने जो कहा वो शायद इतिहास का सबसे हैरान करने वाला कबूलनामा है। उन्होंने कहा, मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सल्तनत नूरजहां को सौंप दी है। सोचिए, एक बादशाह खुलेआम अपनी बेबसी और अपनी बेगम की बेपनाह ताकत का ऐलान कर रहा है। और नूरजहां की ये ताकत सिर्फ कही सुनी बात नहीं थी। उनका नाम बाकायदा जहांगीर के साथ सिक्कों पर छपने लगा। वो शाही फरमानों पर दस्तखत करती थीं, एक ऐसा हक जो सिर्फ और सिर्फ बादशाह के पास होता था। उन्होंने अपना अलग दरबार लगाना शुरू कर दिया था। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक शासक थीं। और हाँ, एक दिलचस्प बात, उनकी मां अस्मत बेगम ने ही गुलाब का वो मशहूर इत्र जहांगीर ईजाद किया था। तो इन सारी अलग अलग बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर जहांगीर की विरासत की कैसी तस्वीर बनती है? चलिए इन सभी विरोधाभासों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थे जहांगीर, एक तरफ कला और संस्कृति के पुजारी तो दूसरी तरफ शराब की लत में डूबे हुए। एक तरफ अलग अलग धर्मों के लिए खुला दिल रखने वाले तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर बेहद क्रूर और असहिष्णु हो जाने वाले। वो एक ही वक्त में पूरी सल्तनत के मालिक भी थे और एक ऐसे नाममात्र के शासक भी जिन्होंने सारी ताकत अपनी काबिल बेगम के हाथों में सौंप दी थी। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, इतिहास को जहांगीर को कैसे याद रखना चाहिए? एक कमजोर बादशाह जिसने अंग्रेजों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए और अपनी बेगम को हुकूमत दे दी, या फिर एक बेहद जटिल इंसान और कला का ऐसा पारखी जिसके दौर में मुगल कल्चर अपने चरम पर पहुंचा? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है और शायद यही बात जहांगीर को आज भी इतना दिलचस्प बना